अच्छा जी, आवाज सही आ रही है, क्लियर है आवाज? 11 पार्टिसिपेंट्स, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। 11 हो गए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं राइट इंटीजर। ये अगला फंक्शन पे आ गए, राइट इंटीजर। सारे मैंने आपको बताया ना, रैन के रेडीमेड बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी हैं, बुक में देख लीजिएगा, और वैसे भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फंक्शंस हैं, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो कोर्स आउटलाइन में हमने रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो आप देख लीजिए, इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। अब ये लिखा हुआ राइट इंटीजर। राइट इंटीजर करेगा क्या? ये भी राइट इंटीजर जो है वो प्रोसीजर है, जो कि 32 बिट साइंड इंटीजर है। और जो है वो करेगा क्या कि स्क्रीन के ऊपर इंटीजर जो भी वैल्यू आप EX रजिस्टर में रखोगे, स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। लेकिन इस मर्तबा जो ये प्रिंट करेगा वो साइन वैल्यू करेगा, ठीक है। यानी कि साइन वैल्यू होगी, और ये साइन वैल्यू में आप लीडिंग साइन आप लगाना चाहो या ना लगाओ, ये आपके लिए मर्जी है, ऑप्शनल है। जैसे आपने लिखा, आपने मूव किया EX के अंदर 216543, जैसे ये आपने मूव किया EX रजिस्टर में, और फिर आपने लिखा कॉल राइट इंटीजर। जैसे ही आपने लिखा कॉल राइट इंटीजर, तो स्क्रीन के ऊपर ये चीज डिस्प्ले हो जाएगी, यही इंटीजर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और प्लस के साथ इसलिए किया कि जाहिर है साइंड वैल्यू को जो है प्रिंट करता है, तो प्लस खुद ही लगा देगा, क्योंकि आपने यहाँ लगाया नहीं था, ऑप्शनल है। लेकिन आप माइनस लगाओगे तो माइनस शो करेगा, आप कुछ नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस लेगा। तो राइट इंटीजर जो है साइंड वैल्यू को राइट करवाने पे स्क्रीन के लिए काम आता है। क्लियर? राइट इंटीजर क्लियर है फंक्शन? अच्छा जी, अगले पे चलते हैं। CLR SCR ये क्या है? ये है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या है कि जाहिर है आप स्क्रीन बार जब आप प्रोजेक्ट में भी ऐसा चाहोगे कि स्क्रीन जब आपकी CLI पे फुल हो गया तो आप दोबारा क्लियर करवा के नई कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है, तो पुराना कंटेंट क्लियर करवाना हो, तो इसके लिए ये चीज़ मौजूद है हमारे पास, रेडीमेड फंक्शन है CLR SCR। इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर्स द कंसोल विंडो, ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट लिखा होगा कंसोल पे सब सारा सारा जो है साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम ये प्रोग्राम के शुरू और आखिर में यूज़ करते हैं, बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोग्राम ये लिखा हुआ है। इफ़ यू कॉल इट अदर टाइम्स यू मे नीड टू पॉज द स्क्रीन बाय फर्स्ट कॉलिंग। यानी कि पहले वेट मैसेज करवा लो, वेट मैसेज करवाने के बाद जैसे ही आप CLR SCR करोगे स्क्रीन साफ हो जाएगी। ऐसे भी किया जा सकता है, यानी कि जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, या जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है आपको, कॉल वेट मैसेज, कुछ भी वेट मैसेज जो है वो कॉल होगा, प्रेस एनी की जो कंटिन्यू लिखा हुआ आएगा, और जैसे कोई यूजर एंटर करेगा, कुछ भी चीज प्रेस करेगा, तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। कभी कभी हम किसी कोई रिजल्ट दिखाना होता है स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन रुकवानी होती है, तो उसके लिए आप ये तरीकेकार यूज कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन क्लियर भी हो जाएगी उससे पहले वेट कराना चाहो वेट करवा लो। तो ये क्लियर आसान सी चीज थी, CLR SCR, जो कि ये तकरीबन हर लैंग्वेज में मौजूद होता ही है इस तरह का फंक्शन, स्क्रीन क्लियर करने के लिए। अच्छा, CRLF ये है कैरेज रिटर्न लाइन फीड। 0AH 0DH जो आप 0DH 0H आप लिखते हो ना, इसकी बजाय इरवाइन ने फंक्शन बना के रख दिया है, कॉल CRLF, कैरेज रिटर्न लाइन फीड। जब ये कॉल करोगे तो अगली लाइन पे चला जाएगा, 0DH 0H लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको अगली लाइन पर जाने के लिए आप ये काम भी कर सकते हो, ठीक है। डिले ये डिले जो है ये भी एक रेडीमेड फंक्शन है। आप चाह रहे हो आपका प्रोग्राम कुछ देर के लिए डिले करे फिर चले, और प्रोजेक्ट में ये चाहिए होता है जगह जगह कि भाई कुछ डिले, कुछ पॉज रखना है, अपने प्रोग्राम में कुछ चीज़ दिखानी है। जैसे मैंने कहा है लोगों को स्टेप वाइज सारी चीज़ें शो करो, तो स्टेप वाइज पे थोड़ा सा डिले कर दो हर स्टेप के ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा करके वो शो करेगा एक एक डिले के बाद, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, विजिबल भी रहेगा। तो डिले क्या करेगा, क्या कि थोड़ा सा डिले आप डाल सकते हो, और ये डिले जो है वो मिली सेकंड्स के अंदर डिफाइन करते हैं।
तो करते हैं क्या है, EX रजिस्टर के अंदर जो आप वैल्यू डाल दोगे उतना डिले ले लेगा ये। जैसे यहाँ पर आपने लिखा ये 1000 को आपने मूव, इसमें आपने क्या करवाया, मूव करवाया 1000 को EX रजिस्टर में। अब ये 1000 क्या है, ये मिली सेकेंड है, ठीक है, यानी कि 1000 मिली सेकेंड मिल के फिर एक सेकंड बनता है। 1000 मिली सेकेंड मिल के एक सेकंड बनता है। तो अगर आप 2 सेकंड, 1 सेकंड का डिले करवाना है, हमें चूंकि 1 सेकंड का डिले करवाना है, तो हमने 1000 मूव करवा दिया EX में और नीचे लिख दिया कॉल डिले। तो 1 सेकंड का डिले आ जाएगा, अगली लाइन अगली इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड के डिले के बाद एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं यहाँ पर 2000 लिख दूंगा तो 2 सेकंड का डिले आ जाएगा, 3000 लिख दूंगा 3 सेकंड का डिले आ जाएगा, 10,000 लिख दूंगा 10 सेकंड का डिले आ जाएगा। लेकिन आपको वैल्यूज जो है ना मिली सेकंड में देनी पड़ेगी, ये मिली सेकंड है, वैल्यूज आपको मिली सेकंड में देनी पड़ेगी EX रजिस्टर में, और फिर आप डिले का फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो क्लियर है ये फंक्शन क्लियर है डिले? ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। डंप मैम, अच्छा आपने डंप वो तो किया होगा ना, डंप रजिस्टर तो आपने किया होगा, ये आपने किया डंप मैम, डंप मेमोरी, इसका मतलब है डंप मेमोरी। डंप मेमोरी नहीं किया आपने, ठीक है, तो ये डंप मेमोरी एक्चुअली जो है ये मेमोरी जो है ना उसको उसको जो है आपका मेमोरी है रैम के ऊपर जो चीजें रखवाई है आपने वेरिएबल में, उसको स्क्रीन के उसको जो है ना स्क्रीन पे शो करवाने के लिए ये फंक्शन बनाया हुआ रेडीमेड इरवाइन का फंक्शन है डंप मेमोरी के नाम से, डंप मेम के नाम से। डंप मेम प्रोसीजर राइट्स अ रेंज ऑफ मेमोरी टू द कंसोल विंडो इन हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के ऊपर कंसोल पे शो हो जाएगा। पास इट द स्टार्टिंग एड्रेस इन ESI, ठीक है, वेरिएबल का जो स्टार्टिंग एड्रेस है ESI में रखवाओ। द नंबर ऑफ यूनिट्स इन ECX के अंदर जो है वो उसकी एरे की लेंथ रखवाओ जो भी आप दोगे, एंड द यूनिट साइज इन EBX, और कितना स्क्रीन पे शो करवाना है, 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट, उसका साइज जो है वो EBX में रखवाओ। एक बाइट के लिए यूज करेंगे, 2 वर्ड के लिए यूज करेंगे, 4 जो है वो डबल वर्ड के लिए यूज करेंगे। द फॉलोइंग सिंपल, ये पूरा नीचे लिखा हुआ है आपको शो भी हो रहा है देखिए डॉट डेटा में गए, डॉट डेटा में जाने के बाद आपने लिखा एरे डीवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A 0 BH, ये पूरा आपने ये एरे है, ठीक है, ये वेरिएबल एरे वेरिएबल बनाया आपने, इसके कंटेंट को स्क्रीन पे शो करवाना है, उसके लिए फंक्शन है डंप मैम। तो ये आपने कुछ भी एरे में रखवा दिया, कोड में जाने के बाद मेन प्रोसीजर में आपने कॉल किया, फिर आप मेन प्रोसीजर में गए, आपने लिखा मूव ESI ऑफसेट एरे, तो एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस का एरे का यही है जाहिर है, ठीक है, तो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है ऑफसेट है वो आपने कहाँ मूव करा दिया ESI में। फिर मूव ECX लेंथ ऑफ एरे, जो इस एरे की लेंथ जो जाहिर है वो खुद ही काउंट कर लेगा, लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ फंक्शन जो है वो खुद ही काउंट कर लेगा कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी लेंथ काउंट करके फिर उसको रखवा देगा ECX में, क्योंकि उतनी मरतबा लूप चलेगा, एक एक के लिए एक एक को उठाएगा स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा, उतनी मरतबा लूप चलेगा, तो इसलिए ECX के अंदर एरे की वो लेंथ रखवा दी, जो जितनी भी एरे की लेंथ है वो रखवा दी, ताकि एक एक करके वो उसको पिक करे। फिर नीचे लिखा है मूव EBX टाइप एरे, EBX के अंदर यानी कितनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो टाइप एरे आपने शो कर दिया, टाइप का मतलब एरे की टाइप क्या है, डीवर्ड, तो स्क्रीन के ऊपर 4 4 बाइट शो हो जाएंगे, EBX के अंदर आपने टाइप एरे रखवा दिया तो 4 4 बाइट स्क्रीन पे शो होंगे। फिर आपने नीचे जाके लिख दिया कॉल डंप मेमोरी, जब आपने ये लिखा तो आप देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, पहले 1 प्रिंट हुआ, ये जो 1 है ना ये 1, इसको स्क्रीन पे ऐसे दिखाएगा, फिर 2 प्रिंट हुआ, ये उसको पूरा 4 बाइट में दिखाएगा, क्योंकि आपने एरे टाइप जो है वो 4 रखी है ना, EBX पे 4 4 पास करेगा, 2 पास कराते तो फिर 2 2 बाइट में दिखाता, लेकिन अभी ये 4 4 बाइट में दिखाएगा। तो 3 को ऐसे दिखाएगा, सही है, इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 B तक है, तो इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आपके वेरिएबल के कंटेंट्स शो हो जाएंगे। क्लियर है ये डंप यस सर। मेमोरी? ठीक है, आगे चलते हैं। डंप रजिस्टर, ये तो आपने यूज किया होगा, पहली क्लास में यूज किया था आपने, पहली लैब में। और डंप रजिस्टर करता है यही कि जो रेडीमेड आपके रजिस्टर मौजूद हैं, यानी कि जो जो आपके रजिस्टर मौजूद हैं सिस्टम में, उनकी जो जो वैल्यूज हैं वो सब सारी की सारी वैल्यूज रजिस्टर की
स्क्रीन पे आपके सामने शो हो जाती है। साथ साथ कैरी सारे जितने भी फ्लैग्स हैं उन फ्लैग्स की वैल्यू भी शो हो रही होती है जब आप लिखते हो डंप रजिस्टर, कॉल डंप रजिस्टर। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है और आपने किया भी है प्रैक्टिकली। अच्छा जी, अगला फंक्शन है गेट टेक्स्ट कलर। अगर आप चाह रहे हो कि स्क्रीन के ऊपर जो कलर है, ठीक है, आप उसको अपने पास सेव करना चाह रहे हो। स्क्रीन के ऊपर दो तरह के कलर हो सकते हैं। फोरग्राउंड का कलर, जैसे मेरी स्क्रीन के ऊपर एक फोरग्राउंड में जो है व्हाइट है, सॉरी फोरग्राउंड में ब्लैक है, आगे जो लिखा हुआ ब्लैक है फोरग्राउंड में, और बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट है। ठीक है, अभी जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, फोरग्राउंड में ब्लैक है, बैकग्राउंड में व्हाइट है, और यहाँ पर जो है वो थोड़ा कलर चेंज हो गया फोरग्राउंड के अंदर। ठीक है, ये पर्पल कलर हो गया, बैकग्राउंड में व्हाइट है। तो बहरहाल हम करना क्या चाह रहे हैं, गेट टेक्स्ट कलर करता क्या है कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर जो है ना वो आप अपने पास सेव करवा सकते हो, ताकि बाद में अगर वही कलर किसी और स्क्रीन पे आपने यूज करने हो तो आप कर लो। तो उसके लिए करते हैं क्या, प्रोग्राम यहाँ शुरू हो रहा है डॉट डेटा से। आपने कलर के नाम से कोई सा भी वेरिएबल, आपने एक वेरिएबल बना दिया कलर के नाम से, वाइट टाइप का वेरिएबल है, अनइनिशियलाइज्ड है, कोई सा भी नाम रख सकते हो यहाँ पर। और डॉट कोड पे गए, वहां जाके आपने लिखा कॉल गेट टेक्स्ट कलर। जैसे ही आपने ये फंक्शन कॉल किया तो करेगा क्या, देखो इसमें दो रजिस्टर यूज कर रहा है। इट यहाँ पर पढ़ेंगे क्या लिखा, इट रिटर्न्स द बैकग्राउंड कलर इन द अपर 4 बिट्स ऑफ एल। एल रजिस्टर है ना, एल रजिस्टर जाहिर है आपको पता है 1 बाइट का होता है। ठीक है, 1 बाइट का होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 8 बिट्स हो गई। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बन गई। तो अपर जो 4 बिट्स हैं, अपर 4 बिट्स ये हैं। ये अपर 4 बिट्स के अंदर जो है वो बैकग्राउंड कलर आता है। बैकग्राउंड कलर जो है वो अपर 4 बिट्स में आता है, और लोअर 4 बिट्स के अंदर जो है वो आपका फोरग्राउंड कलर आ जाता है। एल रजिस्टर के अंदर जो कलर्स आ रहे हैं, उस कलर असल में 4 बिट लेता है बस। तो एल के अंदर दोनों कलर आ जाते हैं। बैकग्राउंड जो है अपर 4 बिट्स में, और फोरग्राउंड जो है वो लोअर 4 बिट्स में आ जाता है कलर। फिर उस एल रजिस्टर को आप अपने वेरिएबल में मूव करा दो, तो कलर की जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड के कलर्स हैं वो आपके वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। बाद में आपको वही स्क्रीन के कलर दोबारा शो करने हैं तो इसी वेरिएबल के जरिए से दोबारा शो करवा सकते हो। क्लियर है, गेट टेक्स्ट कलर स्क्रीन से कलर फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर पिक करने के काम आता है। यस सर। कोडिंग करके इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि जाहिर है बहुत सारे फंक्शंस हैं। कोड्स सबका कोड सामने आ रहा है, सबका कोड सामने आ रहा है। एज इट इज चाह के चला दो चल जाएगा। ठीक है ना, सबका कोड सामने है स्लाइड्स में। और मैंने आपको बताया भी था पहली क्लास में कि एग्जांपल्स के फोल्डर में सारे बुक के अंदर जितने भी कोड्स हैं सारे एग्जांपल के फोल्डर में मौजूद हैं। सबको आप चला के देख सकते हो और चलेंगे, सारे सब एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 5, इसके भी सारे कोड मौजूद है एग्जांपल के फोल्डर में। जो जो आपके सामने कोड आ रहा है इसके सारी फाइलें मौजूद है एग्जांपल के फोल्डर में, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चला के देखना है आप। और आप इसकी कोड की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ओपन इनपुट फाइल। एग्जाम्पल फोल्डर कहाँ है? एग्जाम्पल फोल्डर वहीं पर है जहाँ इरवाइन की तुमने देखी थी ना, इरवाइन की लाइब्रेरी के अंदर ही वहां पर देखना एग्जाम्पल का फोल्डर मौजूद होगा। इरवाइन की लाइब्रेरी जब इंस्टॉल किया ना आपने, इरवाइन का फोल्डर वहां पर आपको एग्जाम्पल का फोल्डर जाएगा। उस एग्जाम्पल में जाना तो इसमें ऐसा लिखा होगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। उसके क्लिक करोगे चैप्टर 1 की एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, चैप्टर 2 की एग्जाम्पल्स में, चैप्टर 2 के अंदर चैप्टर 2 की एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। वहां से चला के देखो, सारा कोड चला के देखो। ये तो मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में बताया था, ताकि आपको जो है तसल्ली हो जाए सारा कोड चल रहा है और एग्जीक्यूटेबल भी है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि वाकई में सब चीजें ओके हैं। तो वो चीजें अच्छी हैं, वो आप चला के इसीलिए रखी गई हैं ताकि वो आप सारा कोड चला के देख सकते हो। कोड में टाइम भी जाया नहीं होगा आपका कोड लिखने में, सारा कोड लिखा हुआ ही है, सिर्फ चलाना है उसको।
अच्छा जी, ओपन इनपुट फाइल Advanced32 का ये एक और फंक्शन है ओपन इनपुट फाइल। ये फाइलिंग जो है ना, फाइलिंग का काम भी आप कर सकते हो असेंबली में करना चाहो तो अगर प्रोजेक्ट में करना चाहो, कोई फाइलिंग पे काम करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये वाइड ने रेडीमेड फंक्शन बनाया है ओपन इनपुट फाइल के नाम से। और ये करेगा क्या, तो ओपन इनपुट फाइल प्रोसीजर ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर इनपुट। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो उसकी जो है वो इनपुट के लिए वो ओपन हो जाएगी। तो पास इट द ऑफसेट ऑफ अ फाइल नेम इन ईडीएक्स। ईडीएक्स के अंदर उसका एड्रेस डाल दो, फाइल का जो एड्रेस है वो ईडीएक्स रजिस्टर में डालो। When it returns if the file was opened successfully, EX contains a valid file। EX के अंदर जो है वो वैलिड फाइल हैंडल आ जाएगा जब अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई। अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं हुई तो EX में से क्या आ जाएगा, इनवैलिड हैंडल वैल्यू, ये आ जाएगी वैल्यू EX के रजिस्टर में। ये प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि फाइलिंग के लिए रखे गए हैं। जैसे आप इसकी एग्जांपल में देखो, डॉट डेटा में गए, हमने लिखा फाइल नेम बाइट माई फाइल डॉट टीएक्सटी। ये एक फाइल आपने बनाई। ये फाइल अगर आपकी मौजूद, आप जहां पर आपका ये प्रोग्राम सेव हो रहे हो, जिस जिस जगह ये प्रोग्राम सेव करोगे वहां इस नाम से एक फाइल बना लेना, माई फाइल डॉट टीएक्सटी के नाम से, और उसमें कुछ भी लिख देना, एक दो जुमले उसमें लिख देना। अब ये फाइल जो है वहां पर रखी हुई है, ठीक है, माई फाइल डॉट टीएक्सटी की। तो ये आपने अपना वेरिएबल बनाया, फाइल नेम के नाम से एक वेरिएबल बना, और इस वेरिएबल के अंदर जो है वो एक्चुअली इस फाइल को आप जो है वो सेव करवा रहे हो इस वेरिएबल में। और फिर डॉट कोड में गए, वहां पर आपने लिखा मूव ईडीएक्स ऑफसेट फाइल नेम। अब इस फाइल नेम यानी इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है आपकी, जो जाहिर है फाइल नेम के अंदर ये फाइल रखी हुई है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो ईडीएक्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने लिखा कॉल ओपन इनपुट फाइल। जैसे ही आप लिखोगे तो आप वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर फिर आप कुछ भी चीज लिख सकते हो। लेकिन अगर वो फाइल मौजूद नहीं हुई तो जाहिर है फिर ईएक्स के अंदर क्या आ जाएगा, इनवैलिड फाइल हैंडल आ जाएगा कि अभी फाइल मौजूद ही नहीं है, द फाइल वाज नॉट ओपन सक्सेसफुली। लेकिन अगर फाइल मौजूद होगी तो फिर ईएक्स के अंदर आ जाएगा हैंडल फॉर द ओपन फाइल, या ये वैल्यू ईएक्स के अंदर रजिस्टर में आ जाएगी कि अब ये फाइल जो है आपकी सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है, इसमें आप कुछ भी राइट कर सकते हो। फाइलिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको होगा ना, C# पे फाइलिंग की है। लिखा है फाइल का डेटा किस रजिस्टर में सेव होगा। रजिस्टर में सेव जो फाइल, ये तो टीएक्सटी फाइल है जिसमें आपने डेटा सेव करवाना है, इसका उसको आप वेरिएबल में रखवाओगे। इस फाइल को एक्सेस करना है तो किसी वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करोगे। ये वेरिएबल है जैसे फाइल नेम, और फिर जब इसका जो ऑफसेट है ना वेरिएबल का, वो आप ईडीएक्स में मूव करवाना। फिर जब आप ये लिखोगे ना फंक्शन, तो अगर फाइल मौजूद होगी तो ईएक्स रजिस्टर के अंदर जो आ जाएगा, ईएक्स रजिस्टर के अंदर आ जाएगा वैलिड फाइल हैंडल, अगर फाइल मौजूद है। अगर फाइल मौजूद नहीं है तो इस रजिस्टर में आ जाएगा इनवैलिड हैंडल फाइल। ये सिर्फ इसलिए कि अगर कभी कभार ऐसा होता है फाइल ही मौजूद नहीं होती, तो उसकी एरर हैंडलिंग के लिए ईएक्स रजिस्टर काम आएगा। वरना अगर फाइल ओपन हो गई सक्सेसफुली तो आप जो भी कुछ रखवाना चाहो, तो ये तो अभी आप ये तो फंक्शन सिर्फ अभी ओपन इनपुट फाइल का है, ठीक है, तो फाइल के अंदर कुछ रखवाना चाहो तो आप जो है वो लिखवा भी सकते हो। उसके लिए अलग फंक्शन होंगे इसके रिवाइंड के, ये ओपन करवाने के लिए फाइल। तो जाहिर है आपने पहले कहीं सेव कर लेते हो, आप फाइलिंग आपने शायद की हो C# वगैरह में, तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी फाइलिंग का। $5.32। The $5.32 procedure converts an unsigned decimal integer string to 32-bit binary। करेगा क्या कि अनसाइंड डेसिमल इंटीजर स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अनसाइंड डेसिमल इंटीजर तो समझ में आ रहा है, आगे स्ट्रिंग क्यों लिखा है वो बता देता हूँ। उसको 32-बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए all valid digits occurring before a non-numeric characters are converted। लीडिंग स्पेसेस आर इग्नोर्ड। अगर जो लीडिंग अगर स्पेस लगा हुआ शुरू में नंबर के तो इग्नोर कर दिए जाएंगे। और पास एट द ऑफसेट ऑफ अ स्ट्रिंग इन ईडीएक्स। ईडीएक्स के अंदर ऑफसेट पास कर देना, और स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो ईसीएक्स में पास कर देना। और द बाइनरी वैल्यू रिटर्न इन ईएक्स। बाइनरी वैल्यू जो होगी वो ईएक्स के अंदर आ जाएगी। अब ये काम कैसे होगा वो देखो, नीचे ये कोड दिया हुआ है। डॉट डेटा में जाके आपने लिखा बफर बाइट। बफर क्या है, वेरिएबल का नाम, कोई भी नाम रख सकते हो। बाइट टाइप का वेरिएबल है, और ये जो है ये वो इंटीजर है
अनसाइंड इंटीजर स्ट्रिंग जो आपको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो, जो है वो ये कर क्या रहा है ये कि ये 32 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ये जो है ना 32 बिट बाइनरी में डेसिमल को कन्वर्ट कर देगा, 8193 बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको आपने स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको रखना है, यानी कि आपने शुरू में और आखिर के अंदर कोटेशन मार्क लगा देनी है, ठीक है। तो ये बन गया अनसाइंड डेसिमल इंटीजर स्ट्रिंग। ये लिखा हुआ है ना अनसाइंड डेसिमल इंटीजर स्ट्रिंग, इसका मतलब यही है कि जो इंटीजर वैल्यू है उसके शुरू आखिर में आपने कोटेशन लगा दिया, अब ये इंटीजर स्ट्रिंग हो गया। बफर साइज, अब इसका बफर साइज क्या होगा, यानी कि एक और ये बफर साइज क्या है, ये बफर साइज क्या है, वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, ये सिंबल है, क्योंकि आगे इक्वल टू लगा हुआ है। तो बफर साइज क्या है, सिंबल है। और यहाँ पे लिखा डॉलर माइनस बफर, डॉलर माइनस बफर करोगे तो वो पूरा काउंट कर लेगा, कितने हैं, 4 हैं, इसके अंदर चार डिजिट्स हैं। तो डॉलर माइनस बफर यही करता है कि डिजिट्स काउंट कर लेता है, तो 4 डिजिट 4 आ जाएगा इसके अंदर, बफर साइज में 4 आ जाएगा। फिर डॉट कोड में गए, यहाँ पर लिखा मूव ईडीएक्स ऑफसेट बफर, तो बफर का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आ जाएगा ईडीएक्स में। स्टार्टिंग एड्रेस का मतलब यानी कि ये वैल्यू जहाँ पे 8 रखा है, स्टार्टिंग एड्रेस यही है। और ईसीएक्स के अंदर आ जाएगा बफर साइज, ईसीएक्स में आ जाएगा, ईसीएक्स में जाहिर है साइज ही आएगा, बफर साइज इसने अभी क्या निकाला यहाँ पर, डॉलर माइनस बफर करके 4, तो ईसीएक्स में 4 आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है स्ट्रिंग 4 मरतबा लूप चलेगा, पहले 8 को उठाएगा, फिर 1 को उठाएगा, फिर 9 को उठाएगा, फिर 3 को उठाएगा, एक एक को उठा के कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। तो 4 मरतबा चलाना होगा लूप को, इसलिए ईसीएक्स के अंदर जो है वो 4 रखवा दिया गया बफर साइज की जो वैल्यू थी। फिर आपने नीचे लिखा कॉल पार्स डेसिमल 32, बस जब ये आपने लिखा तो करेगा क्या कि यहाँ से उठाएगा ईडीएक्स के जरिए से उठाएगा वैल्यू ये वाली 8193, एक पहले 8 को उठाएगा, फिर 1, फिर 9, फिर 3, 4 मरतबा लूप चलेगा, और पहले 8 कन्वर्ट होगा बाइनरी में, फिर 1 कन्वर्ट होगा बाइनरी में, फिर 9 कन्वर्ट होगा बाइनरी में, फिर 3 कन्वर्ट होगा बाइनरी में, और ये बाइनरी में कन्वर्ट करके कहाँ रख देगा, ईएक्स रजिस्टर के अंदर। तो पार्स डेसिमल 32 एक्चुअली करता क्या है कि जो आपका अनसाइंड डेसिमल इंटीजर स्ट्रिंग है, ये जो अनसाइंड डेसिमल इंटीजर स्ट्रिंग है, उसको वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके ईएक्स रजिस्टर के अंदर रखवा देगा। बफर साइज क्या है, बिलाल राजपूत ने सवाल किया, बफर साइज क्या है। बफर साइज लेबल है ना, ये तो आपने इक्वल टू आपने पढ़ा था ना, ये जब लेबल्स पढ़े थे, ये हमने इक्वल टू डायरेक्टिव लगी हुई है, उसके पहले जाहिर है लेबल होगा, ये वेरिएबल तो नहीं हो सकता ना, वेरिएबल के लिए तो आगे बाइट वगैरह लिखा होता है, तो ये तो लेबल है। बफर साइज मतलब ये एक सिंबल है, लेबल नहीं सिंबल है, ठीक है, सिंबल है। बफर साइज एक सिंबल है जो कि अपने अंदर होल्ड करेगा जो भी आप आगे वैल्यू लिखाओगे, वो होल्ड तो कुछ नहीं करेगा, मैप हो जाता है, सिंबल अपने साथ वैल्यू को मैप कर देता है, वेरिएबल होल्ड करता है, ये मैप करता है अपने साथ वैल्यू को। ये मैं हमने शुरू में पढ़ा था, मतलब आपको जब हमने ये पढ़ा था ना, ये इक्वल टू के डायरेक्टिव, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये। तो ये इस तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है वो शो कर रहे हैं। इफ द इंटीजर इज ब्लैंक ex is equal to 0 and carry flag is equal to 1, अगर ex जो है वो ब्लैंक है, अगर आपने कुछ भी नहीं दी वैल्यू, पास डेसिमल 32 ex के अंदर आपने कुछ भी मतलब इंटीजर आपने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पर तो वैल्यू दी है ना 8193, अगर आपने ब्लैंक दिया है, कुछ भी नहीं दिया, तो ex में 0 आ जाएगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। इफ द इंटीजर कंटेन्स ओनली स्पेसेस, अगर सिर्फ स्पेसेस आपने दिए हैं, ठीक है, तो फिर ex के अंदर 0 आ जाएगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर आपने वैल्यू 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस 1 से ज्यादा दी है, तो ex में 0 आ जाएगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, वरना ex के अंदर जो है वो बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट होकर आ जाएगी और कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। ये कुछ स्पेशल कंडीशन थी कि किस सूरत में क्या होगा, बाकी जो असल काम था वो यहाँ पर शो किया गया है। तो क्लियर है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, स्लाइड में कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, आगे चलते हैं। पार्स इंटीजर 32। अच्छा, पिछला वाला जो था ना वो करता क्या था, पिछले वाले में इस वाले में सिर्फ एक फर्क है, वो अनसाइंड इंटीजर स्ट्रिंग लेता था, और ये क्या लेता है, ये साइंड डेसिमल इंटीजर स्ट्रिंग। अनसाइंड डेसिमल इंटीजर स्ट्रिंग था, ये साइंड डेसिमल इंटीजर स्ट्रिंग, ये साइंड वैल्यू को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करके रखता है साइंड वैल्यू को। बस फर्क ये दोनों के अंदर, बाकी से और कोई फर्क नहीं है।
तो वो था पार्स, पिछला वाला था पार्स डेसिमल 32 जो कि अनसाइंड डेसिमल के लिए था, और ये पार्स इंटीजर 32 जो कि साइन डेसिमल के लिए कन्वर्जन के लिए यूज होता है। दोनों बाइनरी में कन्वर्ट करके ईएक्स में रखते हैं। तो वही चीज है, जैसे यहाँ पर रखा है 8193, लेकिन इस मरतबा हम नेगेटिव वैल्यू है कि साइन को कैटर करेगा, जाहिर है। तो एक वेरिएबल बनाया बफर के नाम से, उसके अंदर ये वैल्यू हमने रख दी, और बफर साइज ये वही सिंबल है, इसके अंदर काउंट कर देगा बफर, तो जाहिर है दोबारा से इसमें 4 आ जाएगा, तो 4 वैल्यूज ही हैं। और फिर मूव ईडीएक्स ऑफसेट बफर, और फिर क्या करेगा कि एड्रेस उठा लेगा बफर से, ईडीएक्स पे रख देगा, और बफर मूव ईसीएक्स बफर साइज वही यहाँ पर 4 रख देगा, यहाँ पर एक एक करके उठाएगा, पहले 8 उठाएगा, फिर 1, फिर 9, फिर 3, और इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, जब हम लिखेंगे कॉल पार्स इंटीजर 32, जब हम ये लिखेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कहाँ रख देगा, ईएक्स रजिस्टर के अंदर। क्लियर है? बस इस मरतबा वैल्यू साइंड होगी, पिछली बार अनसाइंड थी, ये साइंड है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है राइट विंडोज मैसेज। होता है क्या है कि विंडोज के अंदर एरर्स आते रहते हैं ना, स्क्रीन के ऊपर एरर शो होते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि जो आखिर में एरर आया, मोस्ट रिसेंट एरर, ठीक है, जो विंडोज के अंदर, बात किसकी हो रही है, विंडोज की, क्योंकि ये जो है खास तौर पे विंडोज के लिए डिजाइन किया गया है फंक्शन, जो कि एनवायरन ने डिजाइन किया है। तो राइट विंडोज मैसेज करेगा क्या, कि जो मोस्ट रिसेंट एरर जो जनरेट होगा, जो सबसे आखिर में एरर जनरेट हुआ है विंडोज के ऊपर, जो ठीक है, उसको दोबारा से स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है, तो आपने लिखा कॉल राइट विंडोज मैसेज, तो जो आखिर में जो मोस्ट रिसेंट था एरर दोबारा स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आया हो कि भाई के फॉर एग्जांपल के आउट ऑफ मेमोरी हो गया, या जो है वेरिएबल नॉट इनिशियल है, जो भी आखिर में मैसेज आया होगा ना, दोबारा स्क्रीन पे आ जाएगा जब आप लिखोगे कॉल राइट विंडोज मैसेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आखिर में आया था एरर 2, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल, जैसे ये आता है अक्सर, तो ये मैसेज दोबारा स्क्रीन पे आ जाएगा अगर ये आखिर में आया हो। जो मोस्ट रिसेंट मैसेज होगा एरर मैसेज, जो मोस्ट रिसेंट एरर मैसेज होगा स्क्रीन पे दोबारा जाहिर हो जाएगा जब आप लिखोगे कॉल राइट विंडोज मैसेज। क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर हो गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। राइट स्ट्रिंग, ये तो आपने किया ही है, लैब में किया है। राइट स्ट्रिंग स्क्रीन पे स्ट्रिंग शो कर देता है ना। तो डॉट डेटा पे गया, आपने लिखा प्रॉम्प्ट बाइट एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम, और फिर जब जाहिर है जैसे ये वेरिएबल बनाया प्रॉम्प्ट के नाम से, और इसके अंदर आपने टेक्स्ट रख दिया एंटर योर नेम, और ईडीएक्स में जाके आपने इसका ऑफसेट जो है प्रॉम्प्ट का स्टार्टिंग एड्रेस ऑफसेट जो है वो कहाँ रखवा दिया, ईडीएक्स में, और फिर आपने लिखा कॉल राइट स्ट्रिंग। तो होगा क्या कि ये पूरा जो है एंटर योर नेम स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा। ये आपने किया होगा लैब में, राइट स्ट्रिंग किया है, नहीं किया है राइट स्ट्रिंग? जैसे किया रजिस्ट्रेशन तो किया है। सही है। अच्छा जी, ये अगली एग्जांपल देख लें। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। इस एग्जांपल में क्या दिखाया गया है कि जो अभी हमने फंक्शन पढ़े थोड़ा सा उसको एग्जांपल वाइज भी दिखाया। डॉट कोड में जाके आपने लिखा कॉल CLR SCR, तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने लिखा मूव EX 500, तो 500 जो है वो आ जाएगा EX में। ये मिली सेकेंड है जिसको हम डिले लाना चाह रहे हैं, तो EX में हमने 500 रखवा दिया। अगर 1000 रखवा था और मैं कॉल डिले लिखता तो 1 सेकंड का डिले आता, लेकिन मैंने रखवाया 500। 500 मिली सेकंड का मतलब है आधा सेकंड। तो कॉल डिले लिखोगे, कॉल डिले करोगे तो आधा सेकंड का डिले आ जाएगा। 500 मिली सेकंड का मतलब आधा सेकंड, तो कॉल डिले करेंगे तो आधा सेकंड का डिले आएगा। आधा सेकंड के डिले के बाद मैंने लिखा, मतलब कॉल डम रजिस्टर, ये फंक्शन चलेगा, और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डम रजिस्टर के जो वैल्यूज है ना वो सामने शो हो जाएंगी आधे सेकंड के डिले के बाद। ठीक है, क्लियर है एक प्रोग्राम?
ये जो हमने फंक्शन यूज किया उन्हीं को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर दिखाया गया। स्क्रीन क्लियर होगी, 5 सेकंड का डिले आएगा और फिर इसके बाद जो है 5 सेकंड के डिले के बाद सारे रजिस्टर शो हो जाएंगे कॉल डम रजिस्टर के जरिए। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये एग्जांपल 2 है, इसमें लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज str1 असेंबली लैंग्वेज इज इजी, और ये इसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा जाके str1 की सारे स्ट्रिंग का नाम है, और आपने लिखा मूव edx ऑफसेट str1, तो कहा स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो आपने कहाँ रखवा दिया, edx के अंदर। तो edx के अंदर स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा str1 का, यानी कि यहाँ स्टार्टिंग एड्रेस ये वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये स्ट्रिंग। फिर आपने लिखा कॉल राइट स्ट्रिंग, तो इस स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाएगा असेंबली लैंग्वेज इज इजी। फिर आपने लिखा कॉल CRLF, तो अगली लाइन पे चला जाएगा कर्सर। ये तो आसान सा कोड है ये। अच्छा, फिर आपने अगला गया, आपने यहाँ पर जाके लिखा डॉट डेटा में गया, जाके लिखा आपने str1 बाइट असेंबली लैंग्वेज इज इजी। दोबारा आगे चीज, अच्छा यहाँ पर इसमें और इसमें ये फर्क है बेटा। ये वीडियो ऑन कर दिए, वीडियो बंद कर दें। उमेर वीडियो बंद कर, उमेर वीडियो ऑफ कर दे। चले, उमेर को किक आउट कर दिया। अच्छा, ये हमने यहाँ पर कर दिया असेंबली लैंग्वेज इज इजी, और यहाँ पर हमने जो है वो दोबारा से राइट स्ट्रिंग करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। इस मरतबा जो है 0D है 0H लिखा है, तो ये अगली लाइन पे जाने के लिए ये आप ये कोड यूज कर सकते हो जो आपने किया भी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप ये आपका फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर वैल इज इक्वल टू 30 to 35, और यहाँ पर आपने ये जो है सिंबल बनाए, सिंबल जो है वो इक्वल टू है 35 के। डॉट डेटा में CLR SC क्या लिखा है, CLR मलिया क्या सवाल किया आपने? डॉट डेटा में CLR SC नहीं यूज कर सकते। मतलब ये जो डॉट डेटा हमारे पास सेक्शन होता है उसमें जो आपने क्लियर स्क्रीन का बताया था, ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए तो हम ये वाले कोड यूज कर सकते हैं कि कॉल करके करने जरूरी है ODH और OH। हाँ, ये बिल्कुल आप डॉट डेटा में अगर आपने स्ट्रिंग के साथ लिख दिया ना ये, तो ये अगली लाइन पे चला जाएगा क्योंकि ये इसके साथ लिखा हुआ है, तो ये अगली लाइन पे चला जाएगा। जब आप राइट स्ट्रिंग करोगे तो ये लिखने के बाद अगली लाइन पे भी चला जाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट के स्ट्रिंग के साथ ही आपने लिख दिया है। जी सर, आप मेरा सवाल नहीं समझे। क्या कह रहे हैं? सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने हम लोगों को पढ़ाया है CLR, या वो कोड होता है कि हम कॉल लिख के और फिर उसको लिखते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, तो मैं पूछना ही चाह रही हूँ कि डॉट डेटा में ODH और OH की जगह पे हम ये कोड यूज कर सकते हैं? अच्छा, डॉट डेटा पे अगर आप कह रही हैं CLR और जो कैरेज रिटर्न लाइट CRLR जो है फंक्शन, CLR जो LR फंक्शन है वो आप कह रही हैं यहाँ लिख सकते कि नहीं? यहाँ नहीं लिख सकते, वो यहाँ पर 0D है 0H लिखेंगे, वो डॉट कोड में यूज होगा और कॉल करके यूज होगा। कॉल करके आप लिखेंगे कॉल CLR जो इसका था कैरेज रिटर्न लाइन फीड CRLF जो था वो आप कॉल करके लिखेंगे, यहाँ यहाँ नहीं लिख सकते आप। यहाँ पर आप यही लिखोगे अगर लिखना है तो डॉट डेटा में, वो डॉट कोड में यूज होगा। अच्छा जी, यहाँ देखें ये इंटीजर वैल्यू 35 यहाँ पर दी है। अब जाहिर है ये सिंबल है क्योंकि जाहिर इक्वल टू का साइन लगा है, तो ये सिंबल हो गया। और उसमें आपने किसके साथ मैप कराया? 35 के साथ। मूव EX इंटीजर वैल, तो 35 आपने मूव करवा दिया EX के अंदर।
अब इसमें अब आपने लिखा कॉल राइट बिन, तो होगा क्या, स्क्रीन के ऊपर 35 बाइनरी में शो हो जाएगा। फिर आपने लिखा कॉल CRLF, कैरेज रिटर्न लाइन फीड, अगली लाइन पे चला गया, अगली लाइन पे चला गया। फिर आपने लिखा कॉल राइट डेक, राइट डेसिमल, तो राइट डेसिमल वही जो EX में आपने 35 रखवाया था, इस मरतबा वो उसको डेसिमल वैल्यू प्लेस कर में उसको जो शो करेगा। फिर आपने लिखा कॉल CRLF, अगली लाइन पे चला गया। फिर आपने लिखा कॉल राइट हेक्स, अगली मरतबा उसी 35 वैल्यू को वो EX के अंदर ज़ाहिर ये रखा हुआ है, उसको ये हेक्सा फॉर्मेट में जो है ना स्क्रीन पे दिखाएगा। फिर आपने लिखा कॉल CRLF, अगली लाइन पे चला जाएगा। अब ये पूरा कोड जो है इसका डिस्प्ले कैसे होगा स्क्रीन पे, नीचे इसका सैंपल आउटपुट लिखा हुआ है। तो पहली मरतबा में आपने राइट बिन किया था तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके दिखाएगा, तो 35 को बाइनरी में जो है वो ऐसे ही लिखेंगे 32 बिट के अंदर। और फिर उसके बाद अगली लाइन पे जाने के बाद हमने लिखा राइट डेसिमल, तो 35 जो है वो डेसिमल वैल्यू है, तो राइट डेसिमल के अंदर जाहिर है वो 35 ही दिखाएगा, EX के अंदर 35 ही रखा हुआ है, ठीक है। फिर अगली लाइन पे जाके आपने लिखा राइट हेक्स, राइट हेक्स का मतलब हेक्सा में, तो 35 का हेक्सा क्या बनेगा 23, तो उसको हेक्सा करके दिखा दिया। तो यानी कि वही वैल्यू क्योंकि EX में रखी हुई है, तो मुख्तलिफ फंक्शन कॉल करके आपने उस वैल्यू को मुख्तलिफ बाइनरी में भी, डेसिमल में भी और हेक्सा में भी आपने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, क्लियर है। अतिया ने कहा कि ये देखिए, अतिया मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ये CARLF जो है ना, ये स्पेस के लिए यूज नहीं होता, बल्कि ये अगली लाइन पे जाके कर्सर शुरू में आ जाएगा। यानी कि अगली लाइन पे गया, अगली लाइन पे आ गए आप यहाँ पर, अगली लाइन पे आने के बाद कर्सर शुरू में आ जाएगा, तो सर कर्सर के शुरू में आने को कहते हैं कैरेज रिटर्न, और अगली लाइन पे जाने को कहते हैं लाइन फीड। कैरेज रिटर्न लाइन फीड का मतलब है कर्सर अगली लाइन पे, अगली लाइन के शुरू में आ जाएगा। CRLF का ये मतलब है, स्पेस मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा ये टाइम मेरे पास कम दिखा रहा है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं।